आप सब लोगों को प्रणाम और आभार कि आप लोग आए हैं। तो मेरा भी एक उत्साहवर्धन था जन्मभूमि बस है। बहुत इसलिए शायद 2 या 3 लेक्चर से एक भी टॉपिक चल रहा है। आज उसको पूरा कोशिश करते हैं कि समराइज करते हैं और इसको कंक्लूड। तो इसलिए जब हम इसको प्रयोग में लाने की सोचते हैं तो हमें ये अंडरलाइनिंग प्रोसेस, अंडरलाइन जो प्रोसेस है उसको क्या है कि हमें समझना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ए फैशन, है ना। ये स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है और हम पढ़ाते भी नहीं है उसको। इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि ये चीज़ जो है ये कुछ एक प्रोसेस बड़ा सूत्र रूप में हमें आउटकम बताया है, लेकिन वो आउटकम किस प्रोसेस के बाद में हुआ है ये प्रोसेस हमें ढूंढ करके बताना पड़ेगा। ये प्रोसेस हमें ढूंढना पड़ेगा। डिजीज तो आउटकम है, हाँ। डिजीज जो है उसका रिजल्ट है, और रिजल्ट को जान करके हम करेंगे क्या, उसका राउट क्या है, उसके समुत्थान क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके कारण क्या है, और कैसे कैसे यथा दुष्टेण दोषेण हुआ, कैसे चानु विसर्पता हुई, कैसे अब निवृत्ति रामेश्यास हुआ है। ये तो निवृत्ति है आमय की। लेकिन इससे पहले के जो 2 स्टेज हैं जिनके अंतर्गत बहुत सारे स्टेजेस हैं उनको कौन पढ़ेगा। समस्या तो ये है कि हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो ये दिक्कत आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कुछ पेशेंट्स, कुछ हम साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे डीएम साइकेट्रिस्ट है, तो वो लड़की मेरे पास में बहुत बरसों से आती थी, वो अलिने इंस्टीट्यूट से है, वो आजकल एसएमएस में आई हुई है। तो हालांकि वो अपने कुछ जानने के लिए आती है, लेकिन मैं उसका ज़्यादा आदर से उसको पेशेंट्स के बारे में भी पूछता हूँ। तो उसका कहना था कि कुछ पेशेंट तो सीधे सीधे क्या है कि मान लेते हैं, या पेशेंट का अपेरेंटली पता लग जाता है कि ये मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट आजकल ऐसे भी आते हैं जो खुद उनको पता ही नहीं होता है, या वो खुद मानते भी नहीं है कि मैं बीमार हूँ। क्या उनको लगता है कि हम लोग ही उन्मादी हैं जो उसको फालतू बीमार या साइकिक प्रूव करने में तुले हुए हैं। ये बीमारी है, मतलब वो क्या है कि नेगेटिव, उनका कोई एसिम्टोमेटिक होते हैं पूरी तरह से, लेकिन उनका बिहेवियर, उनका बोलने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल वो बहुत डिफेक्टिव है। लेकिन आप किसी को कह सकते हैं क्या कि 9 बजे नहीं उठते हो तो आप साइकिक हो, 9 बजे उठते हो तो आप साइकिक हो। आप कह सकते हैं क्या कि सुबह अपनी लाइफस्टाइल सही नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, खाना बाहर का खाते हो तो कोई साइकिक कह सकता है क्या उनको। ये छोटे छोटे ऐसे कारण हैं जिनके कारण से आजकल क्या है कि वो सब ग्रांटेड हो गए हैं। तो इन कारणों से आने वाले जो पेशेंट हैं वो उनको खुद को पता नहीं है कि वेयर दे आर लूजिंग, है ना, एंड पीपल आर जजिंग देम। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी भारी है। उनको पेशेंट को जब तक पता नहीं होगा वो ठीक कैसे होगा, कैसे उसको हम कन्विंस करेंगे कि यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन और दिस थेरेपी, वो कैसे करेगा। उसको तो बड़ी समस्या होती है। वो तो चाहता ही नहीं है कि मेरे को कोई ये बात के लिए इस फैकल्टी में डाले और इस तरह का मेरे ऊपर लेबलिंग करे। हाँ? तो ऐसे पेशेंट का क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ क्या है कि व्यक्त होते हैं रोग और कुछ अव्यक्त होते हैं, और ये जो अवस्थाएं हैं ये एक तरह की पूर्व रूपावस्थाएं हैं। आपने उन्माद में, अपस्मार में कुछ पूर्व रूपावस्थाएं पढ़ी, है ना। तो पूर्व रूपावस्था में ही
संचय अप्रिता दोषा लभन्ते न उत्तराम गतिम। उसमें क्या है कि आप जानते हैं कि जितना जल्दी उसको चेक कर दिया जाए उतना इजी होगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं उसको थोड़ी अलग डाइट, प्रेस्क्राइब डाइट, कि भाई ये खाना खाओ और ये इस तरह की तुम्हारी दिनचर्या में थोड़ा 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 करके ये सुधार हो जाए तो ठीक रहेगा। धीरे धीरे वो मान लेते हैं और डेफिनेटली वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते। ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास में जो बहुत इजी है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ऑलमोस्ट वो हेल्दी रहते हैं, लेकिन कभी कभार उनको इस तरह के एपिसोड्स आते जब वो क्या है कि बिल्कुल अग्रेसिव हो जाते हैं या बाइपोलर हो जाते हैं या ओसीडी हो जाता है या किसी व्यक्ति विशेष के कारण से वो ट्रिगर हो जाते हैं, किसी परिस्थिति विशेष के कारण से वो ट्रिगर हो जाते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मल रहते हैं। आपने देखे होंगे ना ऐसे पेशेंट्स। तो आयुर्वेद में क्या है कि इन सब का समाधान है। और मुझे लगता है, देखिए ये मेरा पर्सनल सोच है, बहुत वैज्ञानिक नहीं हूँ मैं कोई, लेकिन मैं सोचता हूँ कि विषमत ज्वर और मानसिक ज्वर, इन दोनों में एक अंतर संबंध है। इसलिए आचार्य ने एक जगह ज्वर चिकित्सा में कहा है ना, विषमत ज्वरेषु कार्यम तद मनोज्वरे, मानसो रोग। मानस की रोग में कहा है, चरक निकाल एक बार, चरक में है तीसरा चिकित्सा है ना, मनोरोगे तो तत्कुर्यात् कार्यम यद विषमत ज्वरे। ये बात क्यों लिखी है मुझे तो ये समझ में नहीं आया, लेकिन शायद इसीलिए लिखी है ये बात। क्योंकि ये एपिसोडिक जब होते हैं तब उसमें कोई ना कोई, और एपिसोडिक वो रोग होते हैं जिनमें रस रक्त जो संवाही धातु हैं उनकी दुष्टि होती है, तो वो एपिसोडिक होते हैं। ये देखिए 426 पेज पर है, मनोविकारे निर्दिष्टम कार्यम तद विषमत ज्वरे। श्लोक नंबर बताइए। श्लोक नंबर है ये 309, 309, चिकित्सा स्थान 3, मनोविकारे निर्दिष्टम कार्यम तद विषमत ज्वरे। अब आपने कभी ध्यान दिया इस बात का कि विषमत ज्वर में और धातुगत ज्वर में क्या भेद है? विषमत ज्वरों में संतत सतत अन्य तृतीयक चतुर्थक तृतीयक विपर्य ये सब है ना, और सब में कोई ना कोई धातु है ना, संततो रस रक्तस्तो अन्य पिशिताश्रित ऐसा लिखा है ना, तो वो भी धात्वाश्रित तो होते हैं। तो फिर धातुगत ज्वर में और विषमत ज्वर में क्या भेद है? ये कभी आपने सोचा? इसके लिए एक लाइन लिखी है, केवल एक लाइन। ये लिखा है श्लोक नंबर 293 पर, आगंतुर अनुबंधो ही प्रायशो विषमत ज्वरे। धातुगत ज्वर में आगंतुज का अनुबंध नहीं होता है, लेकिन विषमत ज्वर में आगंतुज का अनुबंध होता है। आगंतुज का अनुबंध का मतलब अभिचार, अभिशाप, अभिघात, अभिसंग, इनका किसी न किसी का उसमें अनुबंध होता है। और आगंतुर अन्वेति निजम विकारम, आगंतुक प्रारंभ में होता है, बाद में वो क्या है कि निज विकार में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात लिखी है 19वें अध्याय में सूत्र स्थान। तो आगंतुक का अनुबंध होने के कारण से मानसिक रोगों में, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि व्यक्ति विशेष, परिस्थिति विशेष,
है ना, या ऋतु विशेष, है ना। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं पूर्णिमा को होता है, किसी को कहते हैं अमावस्या को होता है, किसी को कहते हैं कि ये कोई क्रूर तिथि को होता है, किसी को क्रूर वार को होता है। उस दिन क्या होता है? उस दिन वो आगंतुक का अनुबंध होता है, और वो जो आगंतुक का अनुबंध होता है वो एपिसोडिक बनने का कारण है, तब वो मानसिक विकारी होता है, अन्यथा नहीं होता है। मतलब वो तो अच्छे वाले बड़े एग्जीक्यूटिव लोग पूरी तरह से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो पागल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि कोई न कोई आगंतुक कारण है। आगंतुक कारण मतलब वो परिस्थिति, वो ग्रह, वो दशा, वो व्यक्ति, वो आहार, वो आगंतुक कारण होते हैं। वो उसको अभिघात करते हैं, वो उसके लिए ट्रॉमेटिक होते हैं, और उस ट्रोमा को सहन करने की उसमें ताकत नहीं है, और उसके लिए उसमें खैवेगुण्य पहले से है। समझ रहे ना आप? इसलिए क्या है कि इस तरह के बीमारों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो किसी न किसी दिन अचानक, उनका कोई भरोसा नहीं कर सकते कि इसको तो कई बार ऐसे होते हैं, दौरे पड़ते हैं, कई बार ऐसा करता है ना। पत्नियां अपने पति से ज़्यादातर शिकायत करती है, ये तो वैसे तो ठीक ही रहते हैं लेकिन कभी कभी इनको दौरे पड़ते हैं। तो दौरे क्या पड़ते हैं कि वो आगंतुक अनुबंध किसी न किसी को होता है ना। तो वो दौरे का मतलब क्या है? दौरे का मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है। ट्रॉमा उसके मन का जो चिंतन की जो परंपरा है उसमें वो बाधा पहुंचा रहा है। उसको लोभ, क्रोध, मोह, शोक इत्यादि में से कुछ न कुछ ट्रिगर हो गए हैं, और उस समय उसकी जो मनोदशा है वो बदल गई है। इसलिए क्या है कि अरे ये बात अपस्मार में भी लिखी है। अगर आप देखेंगे तो अपस्मार निदान। अब शास्त्र को क्या है कि हमारे पास में तो फालतू टाइम है, जो शास्त्र पढ़ते रहते हैं। आप लोग तो बहुत काम करने वाले लोग हैं, तो कभी कभी हाँ। अब देखिए अपस्मार में एक लिखी है, तेषाम आगंतुर अनुबंधो भवत्येव कदाचित तम उत्तर कालम उपदेक्ष्यामः। आपने अपस्मार के रोगियों को देखा होगा ना, उसमें कभी कभार ऐसा होता है ना, जब उसको क्या है कि एपिलेप्टिक शॉक आता है, अदरवाइज वो नॉर्मल होते हैं। तो वो आगंतुक के अनुबंध का कारण क्या है? ये आगंतुक के अनुबंध का, चाहे अपस्मार हो, चाहे वो उन्माद हो, चाहे वो विषमज्वर हो, ये रसरक्तादि धातुओं में आगंतुक का सीधा प्रभाव होता है। क्योंकि ये क्या है कि उसके ब्रेन को में एक सर्कुलेट होती है, और वो पॉल्यूट करती है, वो उसको कंजेस्ट करती है, वो उसको ट्रिगर करती है, वो उसको वहाँ पर ट्रॉमा पहुँचाती है। तो इसीलिए विधि सोणिति अध्याय में मद मूर्छा और संन्यास लिखा है, विधि सोणिति अध्याय में, ठीक है ना। उसका कारण भी यही है कि ये भी ट्रॉमेटिक है। जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इसलिए आप आगंतुक के अनुबंध को आप समझिए कारण क्या है, और ऐसे पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। नॉर्मली दे आर गुड। आपने मोबाइल छीन लिया तो आगंतुक अनुबंध हो गया। आपने उसका, वो कुछ मांग रहा है, कुछ बात कर रहा है, दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो उन्मादी। छीन लिया तो बहुत वायलेंट। तो ये क्या है? ये कि ये उसके रस रख। इसलिए हमने आचार्य ने
एक बात कही कि उसमें रक्त शोधन करो, विधि रक्त करो। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी अध्याय में मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, उसमें एक अष्टाविंशति पानीय कल्याणक लिखा है विधि शोणिति अध्याय में। और वो अष्टाविंशति पानीय कल्याणक और कहाँ लिखा है? उन्माद में लिखा है। उन्माद में कहाँ लिखा है? कल्याणक ग्रंथ में लिखा है। तो आप ये कनेक्शन को समझिए। आचार्य जो है वो बड़ा बैडली एडिटेड है ना, और कोई हमारे जैसा कोई एडिटर अच्छा नहीं मिला होगा उनको, इसलिए क्या है कि कहीं की लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। लेकिन अब हमारे जैसा पढ़ने वाला तो मिले कम से कम। आप इन सबको जोड़ेंगे तब आपको कुछ क्लू मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट इन प्रैक्टिस, है ना। और अगर इन सबको नहीं जोड़ेंगे तो हम उसके पूरे सब्जेक्ट की जो टोटलिटी है उसको नहीं समझेंगे। और कम से कम चिकित्सा के लिए तो टोटलिटी में जाना पड़ेगा। हाँ, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा देने के लिए तो बिना कुछ किए ही हम चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और यही एक दिक्कत है कि परीक्षा को हमने बड़ा सस्ता सा कर दिया, सरल सा कर दिया कि ठीक है तेरे को तो पूछा कुछ भी जाए लेकिन लिखना वो जो तेरे को आता हो, और धड़ाधड़ श्लोक लिखना और पास हो जाएगी फर्स्ट क्लास, बढ़िया। वो देखता ही नहीं है कि पेपर क्या है, उसको जितने श्लोक आते हैं ना वो सब सब्जेक्ट में लिख देता है। और हम देखते हैं कितना विद्वान आदमी है, डिस्टिंक्शन तो देना ही पड़ेगा। तो समस्या यहाँ है कि उसका वो जो कनेक्टिविटी है वो हमें समझ में नहीं आती। और इतनी जगह को एक साथ देखना है, ज्वर भी देखना, विधि शोणिति भी देखना, सुश्रुत भी देखना, चरक भी देखना, है ना, और शारीर स्थान भी देखना, और चिकित्सा स्थान भी देखना, निदान स्थान भी देखना, और कहीं कहीं सूत्र में भी। तो अगर ये सब कौन करेगा भाई? माय डियर, ये आप लोगों का काम है ना। ये आप इस तरह से करना शुरू कर दो, नहीं तो ये आयुर्वेद जो है वो प्रयोग से हट जाएगा। और इसीलिए हमें क्या है कि पेटेंट ढूंढने पड़ते हैं कि चलो यार इतना माथा बॉडी कौन करे, ये दवाई तो सब में काम करती है। मानस मित्र वटक दे देते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस कॉम दे देते हैं, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और भी कुछ है तो हम तो अश्वगंधा दे देते हैं, सरस्वतारिष्ट दे देते हैं, उन्माद गज केसरी, उन्माद चिंतामणि, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो चिकित्सा का क्रम है ये रसशास्त्र के आने के बाद में हमारा चेंज हो गया। उसके पहले सिद्धांत बेस्ड चिकित्सा थी, और सिद्धांत को मैं समझता हूँ, ये हो सकता है कि आप लोग सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं आपके बारे में नहीं कहता, लेकिन मुझे ये चिकित्सा करने में इन सब को पढ़े बिना मैं तो चिकित्सा नहीं कर सकता हूँ। इस प्रोसेस को जाने बिना, इस निदान की प्रक्रिया को जाने बिना कि ये निदान जो एक हेतु था वो कार्य में, परिणाम में कैसे बदल गया, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं आपको 10 एग्जाम्पल दूंगा एक और लेक्चर में, जिसमें क्या है कि आपको 10 अलग अलग तरह के रोगी हैं और उनमें आप नामकरण किए बिना चिकित्सा करते हैं, विदाउट एनी नॉमेनक्लेचर ऑफ द डिजीज। और मॉडर्न में नॉमेनक्लेचर ही है बस, केवल उनके सबके नॉमेनक्लेचर है, लेकिन उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है, और हमारे पास नॉमेनक्लेचर ही नहीं है उसका।
लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट है। क्यों? कि वी कैन एक्सप्लोर द आइडिया बिहाइंड द आउटकम। उसका क्या है, रिजल्ट कहाँ से हुआ है, कहाँ से गया है, कैसे आया है, कौन से रास्ते से आया है, कौन से आगंतुक कारण हैं, कौन से निज कारण हैं, कौन से दोषज कारण हैं, कौन से कर्मज कारण हैं। और दोष कर्मज क्या है, ट्रिगर फैक्टर्स क्या है, ठीक है ना। तो इन सब के बावजूद तो मुझे लगता है कि फिर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मेरा निवेदन केवल इतना सा है, इस लेक्चर को बघेल सर का उद्देश्य यही था, मैं उसी का काम पूरा कर रहा हूँ एक तरह से, कि उसका उद्देश्य ये था कि आपको उस शास्त्र के उस अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा जहाँ से वो शुरू हुआ है, जहाँ से अब पेशेंट आ रहा है। तो वो 3-4 हजार साल पहले से लेकर के आज तक उसको लाना पड़ेगा। तो इसमें हम कितना सफल रहेंगे कितना नहीं, ये आपकी अनुशीलन पर डिपेंड करता है कि हाउ यू use this concept in your treatment, in your mind, how you understand। इसको बहुत इजी है, ये वो बहुत मुश्किल नहीं है। इतने सारे रेफरेंसेस अगर आपने एक बार देख लिए किसी रोगी के बारे में, तो फिर आपको दोबारा दोबारा नहीं देखने पड़ेंगे और ये याद हो जाएंगे। क्लास में ये याद ही नहीं होते थे, ठीक है ना। इतना मुश्किल नहीं है ये काम कि भाई इतने सारे कौन देखेगा। हाँ, किताब को साथ रखना पड़ेगा, बस ये है। और कोई क्वेश्चन है क्या सुजाता? सर ये डॉक्टर मेहुल जी हैं, उनका है, उपक्रम से चिकित्सा होती थी पहले, वो लुप्त होती जा रही है, इन्हें पुनः स्थापित कैसे किया जाए? स्थापित करने वाले भी आप हैं और लुप्त भी हमारे कारण से ही हो रही है ना। देखो, बात यह है कि उपक्रम की ही चिकित्सा होती है अभी भी, लेकिन अब क्या है कि उपक्रम का जो लास्ट फेज है ना, वो हम देखते हैं और उसके अनुसार चिकित्सा कर देते हैं, लेकिन वो फेल्योर के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें। और ऐसी चिकित्सा मॉडर्न में या एलोपैथी में ऐसी ही चिकित्सा होती है ना, कि उसका जो इमीडिएट कॉज है, इमीडिएट जो उसका फॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग है, या जिसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। लेकिन पैथोलॉजी में जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस था जिसके कारण से वो पैथोलॉजी अब तक चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, उसका क्या होगा, उसको कैसे डिफंक्ट करेंगे? उस फिजियोलॉजी में जो पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो रही है, लगातार हो रही है, किसी कारण से हो रही है, उसको कैसे करेंगे हम? इसलिए उपक्रम के प्रारंभ में जाना पड़ेगा। एक क्रम है ना, उसमें सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस आपको लास्ट जो है वो उसका रिजल्ट है, वो सीक्वेंस नहीं है। क्रम का मतलब यही है कि उसका एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को जाने की एक बार वापस आदत डाल लो, है ना, हो जाएगा। थैंक यू। कृष्णा मकादिया, क्या है? सर क्या? इन्होंने पूछा क्या कह रहे? अर्धावभेदक शिरोरोग में आकाशमत कारण अकस्मात कारण बताया है, तो अकस्मात निदान को कैसे समझे? वैसे तो ये पूरा अलग बात है, ये मर्मगत रोग है। देखिए आप, ये मर्मगत रोग है, और मर्म जो है वो वहाँ तक दो तरीके से पहुँचा जा सकता है। या तो क्या है कि कोष से शाखा, शाखा से फिर धीरे 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 एक मर्म तक प्रोसेस होना, तो उसमें कुछ भी अकस्मात नहीं होता है ना।
उसमें इतना लॉन्ग प्रोसेस है कि उसमें अकस्मात नहीं होगा, वो तो पूरा सीक्वेंस होगा। लेकिन जो त्रिमर्मगत रोग है, ये जो सिद्ध स्थान में बताए गए हैं, ये क्या है कि अकस्मात कारणों से भी होते हैं। अकस्मात का मतलब ये है कि तीव्र गंध से, तीव्र आतप से, तीव्र प्रवात से अचानक होने वाले प्रॉब्लम्स है ये सब। और ये आघात है जिसको आप सन स्ट्रोक या आइस स्ट्रोक या क्या आइस बर्स्ट या क्या बोलते हैं आप उसको, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर इस कारण से अचानक हम एक अलग एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं तो सीधे मर्म, वो भी सिरोमर्म, जो क्या है कि बहुत प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल कवर्ड है और बहुत हार्ड रॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके द्वार भी तो है ना कुछ। वो जो द्वार हैं वहाँ से, और नवद्वार है, वो द्वार जो है वो क्या नाम से उसके अकस्मात किसी न किसी निदान का कारण बन जाते है ना। और इसी कारण से लिखा है वहाँ पर अकस्मात। लेकिन अभी सिरोरोग की बात करेंगे बाद में। सर एक और क्वेश्चन है राजकला मैम का कि लीन दोषों को कैसे समझें उन्माद, अपस्मार, ग्रहणी, मानस रोग आदि में। लीन दोष को कैसे समझे, उसके बाद दूसरा क्या है? उन्माद, अपस्मार, ग्रहणी, मानस रोग आदि में लीन दोषों को कैसे समझें। हाँ, देखिए लीन दोष जो है वो 3 जगह बताए गए हैं हमारे यहाँ पर। एक है विरुद्धाहार में, कि दोष इतने स्वल्प मात्रा में होते हैं कि वे श्रावण योग्य नहीं होते। दूसरा क्या है कि एक उसमें 28वां अध्याय, ये जो विरुद्धाहार वाले चैप्टर है आप निकालिए 26वां चैप्टर, उसमें है। और उसमें क्या है कि संतान दोषस्य तथैव मृत्यु शांड्य आंध्य विसर्प दकोदराणाम, ये आज तक हमने कभी देखे नहीं कि विरुद्धाहार से किसी को सांड्य आंध्य विसर्प और संतान दोष तक होते हैं, लेकिन होते हैं। और वो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं और संतान दोष तक होते हैं। तो इतने लंबे समय तक लीन दोष रहते हैं, ये विरुद्धाहार में लिखा है। उसके बाद में 28वां अध्याय जिसको विविधाशित पीति अध्याय, उसमें लिखा है ना, कि तत्रस्थास्य विलंबन्ते कदाचिन न समीरिता नादेश काले कुप्यन्ति भूयो हेतु प्रतीक्षणा। उससे पहले व्यायामाद उष्णस्तैक्ष्ण्याद हितस्य अनवचारणाद कोष्ठात शाखा मलायांति दुतत्वान, कोष्ठ से शाखाओं में मल आ गए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मल आते ही रोग उत्पन्न करेंगे। मल का मतलब दोष, रोग उत्पन्न करेंगे। क्यों? कि वो वहाँ आने के बाद में भी अनुगुण देश, अनुगुण काल और अधिक हेतुओं के सेवन की प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर दोषों का तो परिभ्रमण पूरे शरीर में होता ही रहता है, लेकिन जहाँ क्षयवैगुण्य होगा, जहाँ उसका देश होगा और जब उसका काल आएगा, है ना, तब वो बली होगा। अब वो मानस बल कम हो, चाहे अग्नि बल कम हो, चाहे देह बल कम हो, चाहे रोग बल अधिक हो, निदान बल अधिक हो, तो जब भी वो बल प्राप्त करेगा तब क्या है कि वो रोगी होगा। तो ये जो ग्रहणी और कौन कौन से बताए थे आपने, उन्माद, अपस्मार, ग्रहणी इत्यादि, ये सब जो है वो क्या है कि लीन दोषों का सबसे अच्छा उदाहरण ग्रहणी है ना। जितने क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है, चाहे सीएलडी है, चाहे वो लंग डिजीज है, चाहे वो सीकेडी है, जितने भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं उसमें क्या है कि कोई ना कोई लीनता रहती है। और लीनता रहने के बाद में भी क्या है कि वो तब बढ़ते हैं कि जब उसमें एक कोई जो प्रधानिक हेतु उसका सेवन किया जाता है। अब वो प्रधानिक हेतु आभ्यंतर भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है,
सीक्वेंशियल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, कोई ना कोई एक ट्रिगर फैक्टर होगा उसमें, तब जाकर के वो रोग उत्पन्न करेंगे। और गृहिणी में तो आम विष है, इतने तरह के आम विष जो है वो शरीर में पड़े ही रहते हैं, लेकिन वो रोग उत्पन्न करते नहीं है। सामान्यतः वो तश्चलिंगम अजीर्णस्य शिरसूरुच मूर्छा च, ये होते रहते हैं। कभी सिर दर्द होता है, कभी अजीर्ण होता है, कभी कॉन्शियसनेस कम होती है, कभी ताकत कम होती है, कभी फटीग होती है, लेकिन ये सब लक्षण होते हैं, है ना। लेकिन ये रोग के लक्षण नहीं है। देखिए आप, गृहिणी में उस आम विष के होने के बाद में 20 लक्षण 25 लक्षण ऐसे दिए हैं जो रोग नहीं है, है ना। हाँ, लेकिन वो होते रहते हैं। लेकिन संसृज्यमानम पित्तेन दाहम तृष्णा मुखाम्यान, जब वो किसी दुष्ट दोष के साथ में मिलकर के शरीर में भ्रमण करेंगे, तब जाकर के जनयत्यम्ल पित्तन च पित्तजान चापरान गदान या यक्ष्म पीनस मेयादीन कफजान कफ संगतम, ये उत्पन्न करेंगे। तो लीन दोष का सबसे बड़ा जो शेल्टर है, सबसे बड़ा जो सोर्स है, वो गृहिणी है। क्यों कि गृहिणी में 3-4 तरह की प्रोसेस होती है। वो क्या है कि बहुत दिन तक जब आहार को ग्रहण कर सकता है तो वो निदानों को भी ग्रहण कर सकता है। वो आहार को, प्रसाद को ग्रहण करता है, प्रसाद का विमोचन करता है, तो विषयों का भी कहीं ना कहीं संग्रहण कर सकता है। इसलिए क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो दुर्बल गृहिणी के साथ में बराबर चलते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा उनकी कोई बहुत अच्छी डाइजेशन मेटाबॉलिज्म कभी नहीं अच्छा नहीं होता है, लेकिन चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, है ना। कभी कभी होता है ये कुछ लक्षण, ज्वर सर्दी प्रवाहणम, कभी ज्वर होगा, कभी सर्दी होगी, कभी प्रवाहन होगा, इसको नॉर्मल मान लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि वो सत्व नहीं बन रहा है, धातुओं का सार नहीं बन रहा है। और धातुओं का सार नहीं बनेगा, सत्व नहीं बनेगा, तो मन का जो चिंतन इत्यादि है वो उस फ्यूल पर डिपेंड करता है, वो भी नहीं बनेगा। इसलिए क्या है कि वो मानसिक रोगी हो जाएगा। जो गृहिणी के रोगी होते हैं, आईबीएस के, अल्सरेटिव कोलाइटिस के, क्रॉन्स के, जितने भी अम्लपित्त के भी जो रोगी होते हैं, वो आगे जाकर के मानसिक रोगी में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। और उनकी चिकित्सा करना ज़्यादा मुश्किल है। उस गृहिणी और इन सब की चिकित्सा करना ज़्यादा सही था, लेकिन अब ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अब उसको क्या है कि वो शरीर की हर हरकत को, ये रंबलिंग हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, अब तो गुल्म हो रहा है, अब ये लता हो रही है, अब वो पत्थर हो रहा है, अब ये अश्मवत घन हो रहा है, ये सारी जो मानसिकताएं हैं ना, वो उसकी बदल जाएगी। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द डिजीजेज, है ना, स्टार्ट फ्रॉम द गट, है ना, जो गट से माइंड तक जाती है। तो गट ब्रेन कनेक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। आप जानते हैं, राजकला तो जानती है, इसको क्या बताऊं मैं। तो इसलिए क्या है कि ये सब बहुत दिनों तक लीन रहते हैं, है ना। बहुत दिनों तक लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं कि ठीक है, खाने का क्या टाइम है, जब भूख लगे खा लेंगे, जब टाइम मिलेगा तब खा लेंगे, जैसा मिलेगा वैसा खा लेंगे, है ना। 2 बार 4 बार अगर लग रही है, मोशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, आजकल सब जगह है टॉयलेट की सुविधा। तो ये चीज़ लीन दोष है ना, ये लीन हो रहे हैं। अब किसी न किसी दिन तो वो व्यक्त होंगे, ठीक है।